हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ABC लिमिटेड एज ऑन 31st December 2010 एंड 31st December 2011। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमको 2 साल का बैलेंस शीट दिया जाएगा और उन दोनों के बीच में जो भी चेंज हुआ है कैश का, जो फ्लो हुआ है, कैश गया है, उसका हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कैश फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है दोनों लायबिलिटी साइड का भी 31/12/2010 का और 31/12/2011 का, और ऐसे साइड का भी सेम 2 ईयर्स का यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है। और हमको क्या कैश फ्लो में क्या पता करना पड़ेगा कि ये जो हमारा बैंक है, कैश फ्लो तो कैश से ही रिलेटेड है, कैश का कितना फ्लो है। तो बैंक का जो यहाँ पे बैलेंस है, ये ओपनिंग में है 2 लाख रुपए और सेकेंड ईयर में है 3 लाख रुपए। तो हमको 3 लाख आना चाहिए बैलेंस, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो कैश फ्लो के लिए हमको पता करना पड़ेगा कितना डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो रहा है, फिर क्या क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ों को पता करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया हमारा 31/12/2010 का है और 31/12/2011 का है। तो उसके लिए हम लोगों को वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले जो नेट प्रॉफिट रहेगा उस पर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है बहुत ईयर्स का। फर्स्ट ईयर में 2 लाख था, सेकेंड ईयर में 3,50,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, बैलेंस कितना हुआ, तो दोनों साल का डिफरेंस जो होगा 1,50,000 रुपए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा है 1,50,000। अब इसके बाद क्या क्या इसमें ऐड करेंगे हम लोग और क्या क्या घटेगा। तो यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड जो दिया गया है, डिविडेंड दिया जाता है तो प्रॉफिट से डिडक्ट होता है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। ये दोनों चीजों को हमको ऐड कर देना है। और क्या ऐड करना है, तो जो लास्ट ईयर का, जिस ईयर में हम लोग बना रहे हैं उस ईयर का प्रॉफिट, प्रोपोज डिविडेंड और प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। ऐड प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड कितना है, प्रोपोज डिविडेंड है 70 लाख रुपए, 70,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा 50,000। जो क्लोजिंग जिस ईयर में हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बनाएंगे 31/12/2011 को ही बना सकते हैं, उससे पहले तो बना नहीं सकते। तो जिस ईयर में बना रहे हैं उसी ईयर का हम लोग लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड। तो 50,000 टोटल कितना हुआ, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आएगा 1,50,000
50,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000, टोटल कितना होगा? 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000, टोटल होगा हमारा 2,70,000, 2,70,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले हम लोग हेडिंग देखें ए कॉलम में, क्योंकि ए बी और सी, ए में हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद बी में आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके हमको निकालना पड़ेगा कैश फ्लो कितना हुआ है। तो इसीलिए पहले ए बी और सी के हिसाब से हम लोग कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या करना है? तो इसमें पहले हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है यहाँ पर 2,70,000 रुपए। अब क्या करना है? तो इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो कैश में एक्सपेंस नहीं हुआ है और नॉन ऑपरेटिंग है, कैश में एक्सपेंस नहीं होता, कैसे पता चलेगा कौन सा कैश में नहीं हुआ है? जो भी प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं वो सारा नॉन कैश होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन में तो कोई कैश का आना जाना नहीं होता है, वो सारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा तो देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1 lakh was purchased, loss on sale of equipment amounted to ₹12,000, depreciation was charged on equipment amounted to 18,000। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसमें तो कोई कैश का आना जाना कुछ नहीं हुआ, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, फिर हमारा यहाँ पे कोई भी एसेट्स अगर घटा है तो उसका भी करेंगे जो फिक्स्ड एसेट्स है। जैसे यहाँ पर पेटेंट है हमारा फिक्स्ड एसेट, ये तो पेटेंट कोई फिजिकल एसेट्स है नहीं, ये सिर्फ पेपर वर्क होता है, पेटेंट है। तो इसका जो घटा है अमाउंट उसको यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है इसीलिए यहाँ पर आएगा पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ हुआ है। अब इसके बाद हमको ये तीनों ऐड करके, और कुछ यहाँ पे है नहीं, यहाँ नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है हमारा, देख लेते हैं एक बार। इक्विपमेंट है, सेम वैल्यू है करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का, तो इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर जो फिक्स्ड है ये कैपिटल वगैरह का तो आएगा नहीं। तो राइट ऑफ हो चुका है,
कितना हुआ, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 18,000। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो ये है हमारा 12,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, पेटेंट राइट ऑफ जो हुआ है 1 लाख था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हो गया हमारा 95,000, यानी 5,000 रुपये राइट ऑफ हो गया। घटेगा तो रिटर्न ऑफ करेंगे, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं गया है, इसको हम लोग ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसीलिए यहाँ पे किसी भी अकाउंट की तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 बाई करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट की तरह क्लियरली लिख देंगे क्या क्या है। तो ऐड कर लेते हैं 2,70,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, 3,05,000 रुपये। तो ये जो आया है 3,05,000 रुपये, ये क्या है हमारे लिए, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम यहाँ से अब शुरू करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने ऐड किया है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम लोग घटाएंगे, क्या घटाया जाएगा, तो लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके हेडिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो करंट एसेट्स क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसको ऐड करेंगे। तो 1,47,000 हो गया है 80,000 से डेटस, तो 1,47,000 माइनस 80,000, 67,000 रुपये डेटस का अमाउंट घटेगा। डेटस लिखेंगे, पहले हेडिंग देंगे हम लोग लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद लिखेंगे क्या क्या आइटम्स है इसमें, तो डेटस है, डेटस का अमाउंट कितना आया है हमारा 67,000 रुपये। डेटस के बाद क्या है, तो एस स्टॉक है 55,000 था, 1,30,000 हो गया, तो 1,30,000 में से घटाएंगे 55,000, 75,000 रुपये स्टॉक का वैल्यू घटेगा। इसको हम लोगों को ब्रैकेट में रखना है, जो घटाने वाला अमाउंट है वो ब्रैकेट में रहेगा, जो ऐड करने वाला वो बिना ब्रैकेट का रहेगा। तो हमारा कितना आया 75,000, ब्रैकेट में 75,000। फिर डेटस हो गया स्टॉक। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो कौन सा करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज यहाँ पर हमारा एक ही है, वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा बचा हुआ है 55,000 था
52,000 हो गया है, यानी 3,000 रुपये से। तो क्रेडिटर्स ऐसे अच्छा हम लोग अच्छे से डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं इंक्रीज इन डेटर्स, फिर इंक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ब्रैकेट में 3,000 रुपये। अब जो हमारा अमाउंट आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 3,05,000 में से घटाना है 67,000, फिर 75,000, फिर 3,000 रुपये। एक 1,60,000 रुपये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है हमारा ग्रोस कैश फ्लो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग ग्रोस कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग निकालेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हमको टैक्स जो हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है बिफोर टैक्स, तो हमको टैक्स ऐड करना पड़ेगा। टैक्स कितना हुआ, तो जो फर्स्ट ईयर है, क्योंकि ईयर एंड में बना रहे तो अभी हम लोगों ने टैक्स नहीं दिया, अभी तो कैलकुलेशन ही चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ है 30,000 रुपये का, वही हम लोग यहाँ पर टैक्स घटाएंगे। लेस इनकम लेस टैक्स पेड। टैक्स कितना है 30,000 रुपये। ब्रैकेट में जो भी घटाने वाला आइटम रहेगा सबको ब्रैकेट में लिखना है। तो अब हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लिखेंगे हम लोग बाहर वाले कॉलम में। 1,60,000 में से 30,000 गया तो बचा 1,30,000। लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा आ गया है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बी का, तो बी में क्या है, तो बी में कैश फ्लो फ्रॉम हमको निकालना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आया क्या, एसेट जो कम हुआ है बढ़ा है, जो भी एसेट्स है इन्वेस्ट किया जाता है तो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट है, पेटेंट है। ये अगर बढ़ेगा या घटेगा, सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, कैश में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का है हमारे यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कैश में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल ऑफ इक्विपमेंट
यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि इक्विपमेंट यहाँ पर सेल हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया, इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट है। तो इसको हम लोगों को करना क्या है, इसको हमको घटाना है। जो परचेज हुआ है, कैश गया है, उसको घटाना है, और जो सेल हुआ है, कैश आया है, उसको कैश को ऐड कर लेना है। कैश फ्लोज इन तो उसको ऐड कर लेंगे, गोज आउट तो उसको लेस कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है कितना, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में 1 लाख है, यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेस्ड। तो इक्विपमेंट भी परचेज हुआ है, यानी कैश आया है, तो उसको लिखेंगे इक्विपमेंट परचेज 1 लाख रुपए। इक्विपमेंट परचेज हुआ है, कैश गया है, तो कैश जाएगा, घटाना पड़ेगा। कैश आएगा ऐड करेंगे, कैश में कैश आएगा तो ही ऐड करेंगे, जाएगा तो घटाना है। इसके बाद हमारा सेल होगा, तो उसको तो हमको ऐड करना पड़ेगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट का सेलिंग अमाउंट हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग फॉर सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो इसमें हम लोग बनाएंगे इक्विपमेंट अकाउंट। वर्किंग में भी अगर हम लोग एग्जाम बनाना है तो क्लियर हम लोगों को बनाना है अच्छे से, तभी हमारा नंबर सही आएगा। वर्किंग भी क्लियर दिखाना है, और जो सम बनाएंगे हम लोग वो सारा क्लीन होना चाहिए। तो बनाएंगे इक्विपमेंट अकाउंट, हम लोग जब वर्किंग में बनाएंगे कोई भी लेजर, तो यहाँ पर डेट वाला कॉलम देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ अमाउंट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इक्विपमेंट का, क्योंकि एसेट से इसलिए डेबिट में ओपनिंग बैलेंस होगा। ये फर्स्ट ईयर 2010 का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो 2011 का ओपनिंग बैलेंस होगा, 5 लाख रुपए। तो टू बैलेंस BD 5 लाख रुपए। उसके बाद जो जो चीज दिया गया है वो हम लिखेंगे। फिर परचेज हुआ है इक्विपमेंट, तो उसको भी लिखेंगे टू कैश, यहाँ पे बैंक कॉलम है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट।
1,00,000 का परचेज हुआ है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में तो इक्विपमेंट का वैल्यू घटेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन दिया गया है यहाँ पर 18,000 रुपये। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये भी है हमारे पास, तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, या हमको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों से लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। इसके बाद हम लोग बाई कैश अकाउंट सेल लिख देंगे, कैश नहीं बैंक होगा, कैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई कैश अकाउंट, यहाँ पर अब हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमारे पास, वो भी सेम है 5,00,000 रुपए। अब हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा होगा कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, 5 एक 6,00,000 रुपए, 6,00,000 रुपए दोनों तरफ होगा। डिफरेंस कितना है, 6,00,000 में से घटाएंगे 18,000, फिर 12,000, फिर 5,000, 5,00,000, 70,000 रुपए हमारा इक्विपमेंट सेल हुआ है 70,000 रुपए में। तो यहाँ पर सेल ऑफ इक्विपमेंट कैश आ रहा है, इक्विपमेंट सेल हुआ कैश आ रहा है, डेबिट लिखेंगे, डेबिट बोलना बिना ब्रैकेट के लिखेंगे 70,000, क्योंकि ऐड होगा, कैश आएगा ऐड होगा। अब ये हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेंटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको ऐड कर लेंगे, घटा लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा 2,00,000 माइनस में है, 70,000 जाएगा तो 1,30,000 रुपये ही होगा, 1,30,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस में अमाउंट है, 2,00,000 माइनस में 70,000 घटाएंगे ऐड हो रहा है, तो 1,30,000 फिर माइनस में रह जाएगा हमारा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमारा आ गया बी वाला। ए हो गया, ये ए का वैल्यू है 1,30,000, ये बी का वैल्यू है। अब हमारा सी का क्या है, तो सी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग, अब हमारा सेल्स वाला काम होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कैश हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब हुआ इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में। तो अब इसका एंट्री करेंगे हम लोग। तो जो भी कैश जो भी इन्वेस्ट हुआ है वो हमको यहाँ पर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंस जो हो रहा है, यानी यहाँ पर शेयर कैपिटल हमारा है 2 लाख रुपए बढ़ा है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद हमारा बैंक लोन घटा है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। लोन लिया गया बैंक से, वो तो फाइनेंस हमारा हुआ, पेमेंट हो चुका है 50,000 रुपये। लोन हमारा घट गया है, तो इसको घटाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, और तो डिविडेंड हम लोगों ने पे किया है। तो डिविडेंड कितना बढ़ा है, डिविडेंड पे किया गया है ओपनिंग में 50,000 रुपये। तो वही सेम अमाउंट 50,000 रुपये घटेगा, क्योंकि यहाँ का डिविडेंड अभी प्रोपोज्ड है, डिविडेंड पे नहीं हुआ है। तो डिविडेंड जो फर्स्ट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड वो तो पे हो जाएगा, 1 साल बाद कोई नहीं पे करता है, जल्दी पे हो जाता है। बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग डिविडेंड प्रोपोज करते हैं, कितना प्रोपोज डिविडेंड होना चाहिए, कितना डिविडेंड देगा कंपनी। तो इसको हमको घटाना पड़ेगा, प्रोपोज डिविडेंड और बैंक लोन जो घटा है वो। फिर हमारा ऐड क्या होगा, इन्वेस्ट जो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब फाइनेंस आया है 2 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इशू हुआ है 2 लाख रुपए का। फिर उसके बाद किया था, तो हमारा बैंक लोन जो है कम हुआ है, यानी इन्वेस्ट कम हुआ। बैंक लोन लिया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो बैंक लोन हमारा जब घट जा रहा है, पे हो गया है, यानी इन्वेस्ट भी कम हो गया हमारा, बिजनेस पे कर दिया है। तो उसको भी, इसको हम लोग माइनस में रखेंगे। बैंक लोन रीपेड, बैंक लोन पेमेंट हुआ है, माइनस में करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कैश घटा है। अब इसके बाद क्या है, कैश के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा सही रहेगा। फिर इसके बाद डिविडेंड प्रोपोज है, तो प्रोपोज हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो तो पे भी होगा। तो डिविडेंड पे किया जाएगा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये डिविडेंड जब पे किया जाएगा तो कैश हमारा घटेगा, तो इसीलिए इसको भी घटाएंगे। डिविडेंड पेड, प्रोपोज नहीं लिखेंगे हम लोग, पेड लिखेंगे, ब्रैकेट में 50,000। अब हमारा आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए प्लस में है और 50,000 यानी 1 लाख माइनस में है। तो 1 लाख
प्लस में होगा। ये हुआ हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहला क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो हो रहा है, यानी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का यहाँ पर एडजस्टमेंट है हमारा, ये हमको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा हेडिंग में क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फिक्स एसेट्स का जो एक्सपेंस हो रहा है, लॉस ऑन सेल हो रहा है, मगर सेल का नहीं है यहाँ पे। लॉस ऑन सेल जो भी एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश। डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश, क्योंकि कैश ना आ रहा नहीं जा रहा, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है। ये सारा हमारा कहाँ आएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेडिंग के अंदर आएगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कहीं और किया जा रहा है, तो वो सारा चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एसेट सेल हुआ है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एसेट्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, फिर एसेट सेल किया है, तो हमारा कैश में आ जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट परचेज हुआ, जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस है यहाँ पे, वो सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा हमारा। और उसके बाद क्या है, कैपिटल। कैपिटल से रिलेटेड सारा एक्सपेंस या इनकम जो होगा हमारा, वो हमारा कहाँ आएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमको ध्यान में रखना है। ये हमारा हो गया तीनों हेडिंग का कंप्लीट। अब हमको कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, तो हमको कैश फ्लो निकालना है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे। हेडिंग देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम लोग ऐड करेंगे, तो तीनों का जो बैलेंस है 1,30,000, फिर माइनस करेंगे 1,30,000, 1,30,000 1,30,000 माइनस कर लेंगे, खत्म हो चुका है, तो 1,00,000 रुपए बचा है हमारा। अब इसका क्या करना है हमको, तो ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जगह पे, या जो बैंक अकाउंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमको ऐड कर देना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कौन से बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जिस साल में हम लोग बना रहे हैं 31/12/2011 को हम लोग बना रहे हैं, तो 31/12/2010 का जो क्लोजिंग होगा वो हमारा बिगिनिंग का होगा। तो यहाँ पर 2,00,000 रुपए है बैंक का, और कुछ नहीं है, यहाँ पे कैश भी नहीं है, तो बैंक का है 2,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए ऐड कर लेंगे हम लोग। जो ओपनिंग है उसके बाद जो चेंज हुआ है 2,00,000। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
at the end of the year. The cash and cash equivalent at the end of the year या ईयर एंड भी लिख सकते हैं। तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख रुपए। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे तो क्लोजिंग हमारा 3 लाख ही है, और हम लोगों ने जो कैश फ्लो पता किया यहाँ पे, उसके बाद सारे एंट्रीज करने के बाद हमारा 3 लाख ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा समझ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बना है। अगर अलग आएगा तो हमारा कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए बताया जाता है कि कैश फ्लो कैश कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारा पता करने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट में हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डेटर्स इंक्रीज है, इंक्रीज इन स्टॉक है, तो कैश आया है। नॉन कैश जो है वो हटा लिया जाता है, सीधा सिर्फ कैश का यहाँ पर काम हो जाएगा। कैश जो आ रहा है, कैश जा रहा है, वो सारा काम होगा। यहाँ पर नॉन कैश का तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, नॉन कैश को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट में से लेस हुआ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, उसके बाद पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये सारा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटाया जाता है, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हमारा कैश पूरा टोटल अमाउंट पता चल जाता है कि कैश में कितना जा रहा है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, ये सारा घटाना है। फिर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी घटा लेंगे हम लोग। इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो उसके बाद हमारा कैश का बैलेंस टोटल पता चल जाए कितना है। क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा पता चल जाएगा। टैक्स हमको पहले घटा लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रहेगा यहाँ पर, तो टैक्स हमको पहले घटा लेना है। इसे हमको पता कर लेना है। डिविडेंड जो है वो ऐड होगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स वो ऐड होगा। जो ओपनिंग वाला रहेगा वो, क्लोजिंग वाला ऐड नहीं करना है, ओपनिंग वाला डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद सारा एंट्रीज करना है। फिर सारा एंट्रीज होने के बाद लास्ट में हम लोग टैक्स घटाएंगे। इसी तरह बनाना है हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा हेडिंग में कौन सा एक्सपेंस या इनकम की एंट्री होगा, कौन सा हेडिंग। जैसे ए वाला हेडिंग में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारा यहाँ पर ऐड होगा। और उसके बाद बी में है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्ट किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स का सारा एंट्री यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज का सारा एडजस्टमेंट यहाँ पर होगा। तो तीनों हेडिंग हम लोगों को पहले समझ लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कहाँ पे होगा, तो ए में होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का, तीन चीज का यहाँ पे हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर फिक्स्ड एसेट्स का हो रहा है ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और जो फिक्स्ड लायबिलिटीज है उसका होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इसका ध्यान रखना है हम लोगों को, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनेगा। थैंक यू।